बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिशवाली सदरी वयस्सिरली अमरी वहल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वबिज़्नी इल्मा वबिज़्नी इल्मा वबिज़्नी इल्मा। अच्छा जी, सेशन शुरू में अनफॉर्चुनेटली रिकॉर्ड नहीं हो सका कुछ इश्यूज़ की वजह से। हमने काफ़ी सारी बातें कर ली हैं, मगर जहाँ से रिकॉर्डिंग अवेलेबल है मैं वहाँ से बात कर लेता हूँ। थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं ताकि जो लोग रिकॉर्डिंग से रेफ़र करेंगे उनको परेशानी ना हो। जो लोग लाइव में हैं वो माशाल्लाह बहुत सारी बातें हमसे कर चुके हैं ऑलरेडी। कॉमन मिस्टेक्स पे हमने बात करी है। आज के एजेंडे पे कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं सामने आपके सामने स्क्रीन पे लिखी हुई हैं। सबसे पहले हमने एग्जामिनर कमेंट से बात की थी, ठीक है। जितने भी एग्जामिनर कमेंट्स हमने पिछले 5 अटेम्प्ट्स के वो अभी डिस्कस किए थे। अप्रोच फॉर रिमेनिंग डेज जो है वो कर लेते हैं। अच्छा, रिकॉर्डिंग यार भरोसा नहीं है। देखें आप लोग लाइव में जो आए वो लाइव में रहें, क्योंकि अभी आपने देखा कोई टेक्निकल इशूज़ हो गए थे, रिकॉर्डिंग शुरू में नहीं मिली ना, तो आप एंड तक रहें, क्योंकि अब आप आ गए हैं तो पूरा लेके जाएँ, ठीक है। रिकॉर्डिंग के आसरे पे ना रहें। मिल गई तो अच्छी बात है, हो सकता है उनका भला हो जाए जो नहीं अटेंड कर सके। बाकी आप लोग तो इसको जो है ना वो ना करें प्लीज़, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। तो अप्रोच फॉर रिमेनिंग डेज़ में बात करने से पहले मैं ये कह रहा था भाई कि आप क्वालिटी पे जाएँ, क्वांटिटी पे ना जाएँ। क्वालिटी का मतलब है कि अगर आप 4 क्वेश्चन दिन में कर रहे हैं ना और अच्छे कर रहे हैं, तगड़े कर रहे हैं, तो आप उसको सॉल्व करें। अच्छा, एक बात और ज़हन में रखिएगा, ये कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व करना है, एक मैं आपको तरीकाकार बता रहा हूँ। अगेन ये तरीकाकार आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा इस तरह के पेपर्स में, जो पेपर जो हैं ये क्या थ्योरी बेस्ड होते हैं, चाहे वो एमएसए 2 हो, चाहे एमएसए 1 हो, इनफैक्ट सीसैट 3 में भी काम आता है। आपका तरीकाकार ये होना चाहिए कि यार आप अगर जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, गौर से देखिएगा मैं क्या बात करने जा रहा हूँ। आप क्वेश्चन को कंप्लीट सॉल्व करें एंड तक, और फिर उसके बाद क्या करें कि प्रिपेयर मिस्टेक लॉग, नॉट प्रिपेयरिंग मिस्टेक लॉग। एक ये गलती लोग कर रहे हैं कि मिस्टेक लॉग नहीं बना रहे। मिस्टेक लॉग से क्या मुराद है? मिस्टेक लॉग का पर्पस समझिएगा। ये मिस्टेक लॉग हुआ है, जो लोग मुझसे बीएफडी पढ़ते हैं उनको ये बात पता है। मैं बीएफडी में भी बोलता हूँ कि यार मिस्टेक लॉग बहुत जरूरी है। याद आ रहा है किसी को मिस्टेक लॉग पे कोई बात हमने बीएफडी में की हो? क्या होता है मिस्टेक लॉग? मिस्टेक लॉग बाकी स्टूडेंट के लिए मैं बता देता हूँ, गाइड कर देता हूँ। व्हाट इज मिस्टेक लॉग इन अवर टर्म्स? मिस्टेक लॉग का मतलब ये होता है कि यार कंपेयर योर आंसर, कंपेयर योर कंप्लीट आंसर, ये नहीं पॉइंट वाला है। कंपेयर योर कंप्लीट आंसर, ये नहीं कि आपने हवा में काम करा। आप अपने कंप्लीट आंसर को कंपेयर करेंगे किससे? विद सजेस्टेड सॉल्यूशन। मैं सजेस्टेड सॉल्यूशन की लेंथ पे बात नहीं कर रहा। सजेस्टेड सॉल्यूशन किसका? सजेस्टेड सॉल्यूशन या तो आईकैप का, अगर आपने आईकैप का क्वेश्चन सॉल्व किया है, या आईसीडब्ल्यू का, अगर आपने आईसीडब्ल्यू का सॉल्व किया। यही दो मटेरियल है ना यार, तीसरा तो कोई मटेरियल हम फॉलो नहीं करते। या तो हम आईकैप फॉलो करते हैं या आईसीडब्ल्यू फॉलो करते हैं। तो आपने क्या करना है कि यार अपने आंसर को कंपेयर करना है। एमएसए 2 में ना ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एमएसए 2 में मसला क्या है कि एमएसए 2 में जो बहुत बड़ा इशू आ रहा है ना, वो ये आ रहा है कि स्टूडेंट जो फेल हो रहा है ना, वो पता है क्या बोलता है? बोलता है सर मेरा पेपर तो अच्छा हुआ था, मैं तो सारे पॉइंट लिखे थे। अब मसला ये कि उसने पॉइंट तो सारे लिखे थे, मगर उसके पॉइंट और एग्जामिनर के पॉइंट मैच नहीं करते। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अगर सवाल में 10 पॉइंट लिखने थे, अगर आपने 10 पॉइंट लिख दिए बट एग्जामिनर से आपके 4 मैच हुए, तो आपको 5 मार्क्स 4 ही मिलेंगे, आपको 10 मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये बात आपको समझने की जरूरत है। तो इसलिए मैं ये बात करूंगा कि आपने अपने आंसर को, कंप्लीट आंसर को सजेस्टेड सॉल्यूशन से मैच करना है। कंपेयर योर कंप्लीटेड आंसर विद सजेस्टेड सॉल्यूशन ऑफ आईकैप और आईसीडब्ल्यू एंड राइट डाउन का मतलब आप चाहे सॉफ्टवेयर में लिख लें मिसिंग पॉइंट्स। मैं ये नहीं कह रहा पूरा आंसर छाप दें आप। मिसिंग पॉइंट का मतलब है, हाँ ये आप बुलेट पॉइंट में कर सकते हैं कि यार ये पॉइंट मैं लिखने से रह गया। उसने मर्जर इक्वेशन के अंदर बड़ी प्यारी बात की थी साइनर्जी की, मैं साइनर्जी की बात लिखने से रह गया। या उसने बात की थी फाइनेंशियल सिनर्जी की, मैं सिर्फ ऑपरेशनल सिनर्जी लिख के आ गया। तो नहीं यार, मुझे फाइनेंशियल सिनर्जी भी लिखनी चाहिए थी। मैंने सोर्स ऑफ फाइनेंस के अंदर डेट और उस पर गियरिंग भी तो बात कर ली थी, इंटरेस्ट कवर भी बात कर ली थी। मगर मैं ये बोलना भूल गया था कि यार गियरिंग जो है ना एक और तरीका है, मार्केट वैल्यू से भी निकल सकती है, और मार्केट वैल्यू का डेटा भी अवेलेबल था, तो मैं उस एंगल को कवर करना भूल गया। अब मैं मेरी बात समझ रहे हैं? छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं जो आपको बहुत नजर आएंगी कि आपके मार्क्स को लीक कर रही होती है। ये लीकिंग बकेट्स है कि आपके मार्क्स जो है ना वो क्या हो रहे हैं, लीक हो रहे हैं। आपको लग रहा है आपने 10 मार्क्स का बहुत अच्छा लिखा है, और वाकई अच्छा लिखा है अपने हिसाब से, मगर आपके हिसाब से अच्छा है, एग्जामिनर के हिसाब से अच्छा नहीं है, तो गड़बड़ हो गई। अब बात समझ रहे हैं? तो मिस्टेक लॉग आपका जो है ना, एंड में क्या होगा, आप मिस्टेक लॉग को पढ़ते रहेंगे, आपको पता होगा कि यार ये वो पॉइंट है जो मेरे दिमाग में नहीं आ रहे। देखिए जो दिमाग में आपके सही पॉइंट आ रहे हैं ना, जो मैं अक्सर बात करता हूँ, जो मेरे डायलॉग बीएफडी में भी होता था कि भैया जो सही हो रहा है ना वो सही होता रहेगा, जो सही पॉइंट आपके जहन में आ गए ना ये आते रहेंगे। मसला ये जो प्रॉब्लम है, जो इशू है, जिससे मार्क्स कटते हैं, वो पॉइंट है जो आपके जहन में नहीं आ पाते, कि वो पॉइंट है जो जो पेपर में मिस हो जाते हैं। तो यार क्या ये अच्छा नहीं है कि हम पहले से ही जब इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, इतनी क्वालिटी प्रैक्टिस कर रहे हैं, पूरा पूरा आंसर लोड कर रहे हैं, और फिर भी अगर कोई पॉइंट हमारा मैच नहीं हो रहा तो हम उसको कहीं ना लिख लें यार एक जगह। भाई लिखने से क्या होगा, हमारा ही फायदा है ना। हमें हमारा टूल बन जाएगा। टूल समझते हैं? टूल समझते हैं कि मुझे पता चल जाएगा कि हाँ यार मैं इन इन तरह की गलतियां करूँ ताकि पेपर में मैं वो गलतियां ना करूँ। मैंने कहा ना, ये बीएफडी और एसपीएम से बहुत मुख्तलिफ है। बीएफडी में फायदा ये कैलकुलेशन आपको समझ नहीं है, आपने कैलकुलेशन समझ ली, ठीक है, नेक्स्ट टाइम आप कैलकुलेशन समझ लोगे, अप्लाई कर दोगे। ये थ्योरेटिकल पेपर है, यहाँ हर सिनेरियो डिफरेंट है। तो आपको सिनेरियो, और 6 पेज का सिनेरियो है। अब आप मुझे बताओ ना, अगर एक सवाल आपको वापस सॉल्व करना है तो क्या 6 पेज का सवाल आप वापस सॉल्व कर सकोगे? बहुत मुश्किल है यार। तो इससे बेहतर है कि जिंदगी में आप इस सवाल को एक ही बार सॉल्व करो, क्वालिटी सॉल्व करो, पूरा सॉल्व करो, और फिर उसको कंप्लीट करने के लिए मैंने क्या कहा कि आप उसका मिस्टेक लॉग बनाते रहो।
क्या ये बातें समझ आ रही है मेरी? टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखेंगे हम आइंदा? हाँ, कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम आइंदा? हाँ, खाली पॉइंट क्वेश्चन बना, ये पॉइंट बना के छोड़ तो नहीं देंगे, क्वांटिटी पे फोकस तो नहीं करेंगे, क्वालिटी पे फोकस करना है भैया। एंड लास्ट ये मैंने क्या कहा कि प्रिपेयरिंग मिस्टेक लॉग। अच्छा, एक बात और आपने करनी है, वो ये कि यार डोंट लीव एनी एरिया। कुछ लोगों का मैनेजमेंट का एरिया स्ट्रांग होता है, वो बीएफडी परफॉर्मेंस मेजरमेंट एरिया को इतना घास नहीं डालते। कुछ लोग टैक्सेशन को घास नहीं डालते। डोंट लीव एनी एरिया, ठीक है? कवर ऑल एरियाज, कवर ऑल सेक्शंस, ठीक है? दैट इज एसपीएम वाला एरिया, मैनेजमेंट का एरिया, बीएफडी का एरिया, परफॉर्मेंस मेजरमेंट का एरिया, टैक्स का एरिया, सीओसीजी का एरिया, एथिक्स का एरिया, ठीक है? ये आपने सब कवर करके जाना है, बिग डेटा वगैरह भी कवर करके जाना है। बहुत सारे लोग एंड में सवाल करते हैं कि यार ये तो इसका सवाल 5 मार्क की वेटेज है, क्या करें? नहीं नहीं यार, 5 मार्क क्या, एक मार्क इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। मेरी बात समझ आ रही है? इसको नोट करें प्लीज, इन कॉमन मिस्टेक्स को, फिर हम बात को आगे बढ़ाते हैं। इन मिस्टेक्स को नोट करें, क्योंकि अगर आपने ये नोट किए होंगे तो आपके ध्यान में रहेंगी। ये नोट करें और फिर हम बात को आगे बढ़ाते हैं। फिर हम अप्रोच बात करेंगे रिमेनिंग डेज में क्या करना चाहिए। प्लीज इसको नोट कर लें, कोई रजिस्टर में नोट कर लें, कहीं मोबाइल के व्हाट्सएप में नोट कर लें, भाई कहीं भी नोट कर लें यार, मगर ये नोट कर लें, ठीक है? जल्दी से नोट करें, बात को आगे बढ़ा। मेरे ख्याल से हमें बात को आगे बढ़ा देना चाहिए। हमारी ये बात हो चुकी है कि हमारी कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं, ठीक है? मोस्ट कॉमन मिस्टेक देखें, आज के सेशन का एजेंडा ना देखें प्लीज़, ये बात को समझिएगा। ये आज सेशन का एजेंडा सिर्फ ये है कि यार हम ना अपनी अटैम्प बचा लें। 3 हफ्ते रह गए हैं खाली, ठीक है? टाइम कम है, और अगर हमारी डायरेक्शन में कुछ थोड़ा बहुत की फ्लॉ है तो हम अपनी डायरेक्शन सही कर लें। मुझे उम्मीद है कि ये जो 3 बातें मैंने 4 बातें आपको बताई हैं, इसमें से कुछ ना कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको ज़रूर फ़ायदा देंगी, और अगर ये नहीं फॉलो करें तो फॉलो करें। अच्छा, रिमेनिंग डेज के लिए अप्रोच पे बात कर लेते हैं जल्दी से, और फिर बात को आगे बढ़ाएंगे। अप्रोच फॉर रिमेनिंग डेज हम यहाँ लिख लेते हैं ना। नहीं, जी। अच्छा, अब अप्रोच फॉर रिमेनिंग डेज। अच्छा, यहाँ पे अब 2 तरह के स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। एक वो स्टूडेंट है जो पहली बार जो है ना वो एमएसडब्ल्यू देने जा रहा है, और एक वो स्टूडेंट है जो एमएसडब्ल्यू पहले अटेम्प्ट कर चुका है, ठीक है? अच्छा, बल्कि एक और कैटेगरी भी स्टूडेंट की है जो कि अनफॉर्चुनेटली वेरी अनफॉर्चुनेट बट है इसी एक कैटेगरी, जिसने एमएसडब्ल्यू की तैयारी अभी लास्ट मंथ में शुरू की है। मैं नाम नहीं लूंगा, आप में से कोई ऐसा है जिसने एमएसडब्ल्यू अभी देखना शुरू किया लास्ट मंथ में? मतलब पहले नहीं देख पाए, सिकॉन्ड में थे या क्लाइंट पे थे या कंपनी का इशू था, कुछ ऐसा है कोई हम में से? अच्छा चलो ठीक है, मैं नाम नहीं ले रहा। पहले मैं ना, अब मैं ये जो अप्रोच दे रहा हूँ ये सबके लिए दे रहा हूँ, ठीक है? फिर जो स्पेसिफिक वाले लोग हैं ना, इनसे मैं अलग से बात करता हूँ अभी। अच्छा, आपने अब ये करना है कि यार प्लीज देखें, एक तो ये कि अब ये, अच्छा ये अप्रोच, ये स्टेप्स हैं। अभी अगर कोई बिगिनिंग में है वो भी ये देख ले, और कोई अगर लास्ट में तो वो भी देख ले। अच्छा, एक तो ये आपने इंश्योर करना है रिवीजन ऑफ बीएफडी प्लस एसपीएम एरिया, ठीक है? पहले तो आप ये काम, ठीक है? ठीक है अली आरिफ, अभी देखते हैं, इसको बात करते हैं। बीएफडी एंड एसपीएम एरिया, पहले आप इनको जो है ना रिवाइज कर लें, ठीक है पहले। अच्छा, इसको रिवाइज करने के बाद ना आपने अच्छा, इसमें रिवीजन के 2 तरीके कार होते हैं। एक रिवीजन आप करेंगे अपने रजिस्टर से, एसपीएम को खास तौर पे मैं बात कर रहा हूँ, बीएफडी तो आप रजिस्टर से ही करेंगे, एसपीएम को आप करेंगे अपने, जो भी आपका पॉइंट जो स्टडी मटेरियल था, ओल्ड CFAP 3 का मटेरियल था, आप उससे पढ़ लें। मगर इसमें सरफुरखान आपको बताएंगे कुछ एरियाज ऐसे हैं जो एसपीएम से रिलेट करते हैं, मगर वो एसपीएम में नहीं आते थे, वो MSA2 में आते थे। जैसे आज ही सर फुरकान से मेरी फोन पे बात हो रही थी, तो सर फुरकान मुझसे कह रहे थे कि भाई एक एरिया है एचआर का, ठीक है? एचआर का एरिया है, तो एचआर के एरिया का क्या सीन है? एचआर के एरिया का सीन ये है कि एचआर का जो एरिया है ना, वो एसपीएम में इतनी डेप्थ में नहीं पूछ रहा जितना वो MSA2 में पूछ रहा है। तो कुछ एरियाज में वो हमसे ये एक्सपेक्ट करता है कि हम ICW का स्टडी टेक्स्ट पढ़ा है आप लोगों ने? अब ICW का स्टडी टेक्स्ट बहुत बड़ा है, और ICW के स्टडी टेक्स्ट में कुछ चीजें इरेलीवेंट भी है जो कि हमारे कोर्स से बाहर है, ठीक है ना? उसने ऑडिट भी डाला हुआ है जो कि ऑब्वियसली उनके पेपर में आता है, हमारे पेपर में नहीं आता है, हमारे पास अलग से पेपर है ना। तो ICW का स्टडी टेक्स्ट बहुत लिमिटेड पढ़ना होता है। अच्छा, अब आप बोलेंगे सर लिमिटेड हम कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास तो हमें नहीं आइडेंटिफाई, तो इस लिमिटेड एरियाज को आइडेंटिफाई कराएंगे सर फुरकान आज ही। तो जो लोग मिसाल के तौर पे जिन्होंने रीडिंग सही नहीं की हुई, या जिन्होंने रीडिंग करी हुई भी है, वो एक इंश्योर कर लें कि यार जो सर फुरकान टॉपिक बता रहे हैं, जो जो बुक के चैप्टर बता रहे हैं ICW के स्टडी टेक्स्ट में से, वो हमारे कवर है या नहीं है। अगर उसमें से कोई एक एरिया भी छोटा मोटा आपका रहता है तो आप कवर कर लेना।
तो ये अभी सरफुरकान का जो एरिया शुरू होगा 8 बजे, जो को आपने मिस नहीं करना है, उसके मेरे ही सेशन के बाद होगा इंशाल्लाह। तो उसमें आपको जो है ना सरफुरकान जितना स्टूडेंट्स की क्वेरी मैंने आपको बताया पूरा पूरा, जो जैसे सरफुरकान ने चेक किए पूरे पूरे आंसर, ड्राफ्टिंग चेक किए लोगों की, वो आपसे शेयर करेंगे कि देखें जी ये मिस्टेक्स आ रही हैं अक्सर स्टूडेंट्स की। तो वो आपको पहले ये भी बता देंगे कि यार ये एरिया आप यहाँ से कर लो, ठीक है, पहले आपने ये रिवीजन कर लिया। अच्छा, अब रिवीजन करने के बाद अब आपने ये इंश्योर करना है, अच्छा जिनका ये काम हुआ है वो आगे बढ़ जाए, ठीक है। नहीं, पूरी स्कीम थ्रू नहीं करें अहमद मुनीर, जो आपने लास्ट में अपने नोट बनाए ना, मैं आपको ये कहूंगा कि आपका जो अपना रजिस्टर है, योर ओन रजिस्टर या ओन समरीज में, एसपीएम में भी लोगों को कहता हूँ कि यार आप भले मेरे नोट्स पढ़ लो, मेरे अपने नोट बने हुए एसपीएम के अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारे टॉपिक्स थे, भले आप मेरे लेक्चर ले लो, मगर आप नोट्स अपने बनाओ, क्योंकि जो आप नोट अपने बनाते हो तो उसकी ओनरशिप होती है और वो एमएससीटू में भी काम आते हैं। तो अगर आपके अपने नोट बने हुए अहमद मुनीर तो वेल एंड गुड यार, इससे अच्छी कोई बात ही नहीं होगी। और अगर आपके अपने नोट नहीं बने हुए तो फिर जो आपने एसपीएम में मटेरियल यूज किया था उसको फॉलो कर लो, ठीक है। मगर सेलेक्टेड टॉपिक जो है वो आपने, वो हाँ वो जो है ना वो सरफुरकान आपको बताएंगे, वो आपको पढ़ने पड़ेंगे, वो स्किम थ्रू करने पड़ेंगे। स्किम थ्रू का मतलब ये नहीं रटा लगाना पड़ेगा, मगर एकदम गुजारना पड़ेगा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स एरिया नहीं है, मगर फिर भी जैसे मैंने कहा कि डेप्थ वाइज आपको कवरेज अच्छी होनी चाहिए, ताकि आप पेपर में जाओ तो ये ना हो कि आप बोलो यार ये कहाँ से आ गया, ये तो हमने पहले कभी पढ़ा नहीं था। दूसरा काम आपने ये करना है कि सॉल्व MSA2 वर्कबुक ऑफ आईकैप। क्या आप में से सबने आईकैप की वर्कबुक सॉल्व कर ली है या नहीं की है? यस और नो में जवाब दें। इस पोजीशन में आज के लेवल पे जब ये सेशन कंडक्ट हो रहा है, क्या हमने पूरी बुक अटेंड, ये आईसीडब्ल्यू की, जो आईसीडब्ल्यू कह रहा हूँ, आईकैप की बुक सॉल्व कर ली है? कर रहे हैं? नहीं की है? कर ली है? यस यस। और बाकी लोग बताएं, इतने सारे लोग हैं यार माशाल्लाह सेशन में आज तो, ठीक है, कर रही है, 5 पेपर चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, जो लोगों ने नहीं किए उनसे गुजारिश है भैया वो स्टार्ट करें, जिन्होंने कर लिए उनसे गुजारिश है पूरी कंप्लीट करें यार, प्लीज यार, पूरी कंप्लीट। सॉल्व करने का मतलब है कि यार उसके क्वेश्चन मतलब पूरा पूरा रिटर्न सॉल्व में, ये इस फॉर्म में, ये कंप्लीट क्वेश्चन के सोल्यूशन, ठीक है, मतलब प्रैक्टिस किए नहीं की है, इसको मैं आसान लफ्जों में बात करूँ, नहीं सॉल्व किया। अच्छा, मेजोरिटी भी कर लिया तो अच्छी बात है, मगर कंप्लीट कर ले तो अच्छा अच्छा हो जाएगा मनमोनी, क्योंकि अच्छा अब अगेन इसको सॉल्व करने का तरीकेकार क्या है, अब ये बात ध्यान में रख लें। जो लोग आज सॉल्व करेंगे, आज के बाद आपने जितनी भी सॉल्व करना है वो करना है आईकैप के सॉफ्टवेयर पे। जी बिल्कुल, आईकैप के सॉफ्टवेयर पे। सर आईकैप के सॉफ्टवेयर तो बड़ा हैसल है, वो सवाल तो उनका अपना एक ही पेपर नजर आ रहा होता है, भाई वो सही है एक ही पेपर नजर आ रहा होता है, मगर आप अपना हाथ साइड करें, 3 हफ्ते रह गए, अब आप ये रिटर्न प्रैक्टिस छोड़ दें। अब रिटर्न प्रैक्टिस की अपनी इंपॉर्टेंस थी, शुरू में रिटर्न प्रैक्टिस ही करनी चाहिए थी, और की भी होगी, उसकी अपनी इंपॉर्टेंस होती है नोट्स वगैरह बनाने की, मगर अब मैं कहूँगा अब आप आ जाए आईकैप के सॉफ्टवेयर पे। अच्छा, और अगेन मैंने आपको बताया सॉल्व करने का तरीका क्या है, क्वालिटेटिव सॉल्व करें। लेकिन याद रखें क्वालिटेटिव सॉल्व करना जरूरी है, क्वालिटेटिव पे जाएं और क्वांटिटेटिव पे ना जाएं, क्वांटिटेटिव पे ना जाएं, क्वांटिटेटिव वाली अप्रोच आपको परेशान कर देगी, मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, क्वांटिटेटिव अप्रोच पे ना जाएं। देखें कवरेज अब जितनी होनी थी ना, वैसे तो यार देखो, अब आप मुझे बोलो सर मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, तो यार देखो टाइम तो पहले होना चाहिए था ना यार, अब नहीं है तो जो टाइम बचा है उसमें क्वालिटी काम करें प्लीज यार, प्लीज। अनस्ट्रक्चर्ड राइटिंग भी बात करेंगे सर फुरकान, बिल्कुल सर फुरकान अपने सेशन में बात करेंगे। मैं अब कहूंगा कि यार थोड़ा सा ना अब आप मतलब लेवल बढ़ाएं अपना, अब आप पेपर के करीब जाते जा रहे हैं तो अपने आप को पेपर के लिए तैयार करें। अब ये वो वाली बात है यार, मैं अजीब सी एग्जांपल है, दूं या नहीं दूं, दे देता हूँ मैं। हारिस रऊफ को सब जानते हैं हम हारिस रऊफ को। कौन है हारिस रऊफ? हाँ, वो तो टॉप स्कोरर ना माशाल्लाह, बॉलिंग वाइज टॉप स्कोरर हो गए। खैर, तो हारिस रऊफ का मसला ये है कि आप इनको 4 ओवर के मैच में ले जाएं, ठीक है जी, 4 ओवर के मैच में ले जाएं, T20 में बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं माशाल्लाह, ऐसी बात नहीं है यार, मेहनत करते हैं, मेहनती बॉलर है, PSL में भी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। मगर मसला क्या आता है, जब ये 10 ओवर के मैच में जाते हैं तो इनसे बॉलिंग नहीं हो पाती, 10 ओवर के मैच में पिटाई, T20 वाली पिटाई हो रही होती है, मतलब बॉलिंग मैच 50 ओवर का है, मगर पिटाई 20 ओवर वाली हो रही है। मसला यही आ रहा है ना यार। तो क्या इशू आ रहा है कि यार वो 4 ओवर का तो बॉलर है, मगर वो 10 ओवर का बॉलर नहीं है, वो 10 ओवर में भी ना वो 4 ओवर वाली जो है ना क्या कहते हैं अप्रोच लगा रहा है, तो वो पिट रहा है वहां पे। अब बात समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब है कि यार मतलब ये चीज हमारे साथ नहीं होनी चाहिए कि हमने प्रैक्टिस तो कर ली पैचेस में, हम बड़े खुश भी हो गए पॉइंट बना बना के, मगर जब वो फुल फ्लैग 50 ओवर का गेम खेलने की बारी है तो 50 ओवर हमसे नहीं खेले जा रहे यार, हम वही 20 ओवर की 10 ओवर की क्रिकेट में, T10 में, T20 में रुके हुए हैं। तो प्लीज मैं ये कहूंगा कि यार क्वालिटेटिव सॉल्व करें, क्वांटिटेटिव सॉल्व ना करें, यानी कि कंप्लीट सॉल्व करें। और फिर उसके बाद जो मैंने आपसे बात की कि कंप्लीट सॉल्व करने के बाद एक अपना बना लें, एक मिस्टेक लॉग, एक लॉग बना लें। अच्छा, एक और काम भी करना है, मेक मिस्टेक लॉग।
अच्छा एक और काम भी कर लें, जब आप ये काम से फारिग हो जाए, जिन्होंने अब ये काम कर लिया है वो कहें सर अब हम क्या करें, आपके लिए तीसरा काम है। अब उसके बाद जब आप इससे फारिग हो जाएंगे तो आप लिमिटेड आईसीडब्ल्यू के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लिमिटेड इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आईसीडब्ल्यू का हर क्वेश्चन काम का नहीं है। लिमिटेड आईसीडब्ल्यू क्वेश्चन सॉल्व करें, लिमिटेड। सर मैंने अभी तक आईसीडब्ल्यू सॉल्व ही नहीं किया, भाई कोई बात नहीं, आप पहले आईकैप सॉल्व कर लो। आईकैप सॉल्व करके आईसीडब्ल्यू पे चले हो, मगर आईसीडब्ल्यू देख के जाना, क्योंकि कभी कभार आईकैप जो है वो ऐसा है कि इंस्पायर हो जाता है। कुछ क्वेश्चन आईकैप के इंस्पायर है आईसीडब्ल्यू से, आपको ये बात पता है। तो अगेन तरीकेकार यही होगा, ये भी आईकैप सॉफ्टवेयर पे सॉल्व करने हैं आपने, ये भी कंप्लीट सॉल्व करने हैं, ये भी क्वालिटी सॉल्व करने, क्वालिटी सॉल्व करने, ठीक है। क्वालिटी सॉल्व इज द मोर इंपॉर्टेंट टर्म, क्वांटिटेटिवली नहीं जाना है यार अभी तरह, ठीक है। अच्छा एक बात और करनी है आपने, ये 3 काम आपने कर लिए, उसके बाद आप साथ साथ टैक्सेशन, सीओसीजी एंड एथिक्स, ये बड़ा स्कोरिंग एरिया मैं आपको बताऊं सीरियसली स्पीकिंग, अगर ये आपको क्लिक हो गया ना पेपर में, ये आपके अच्छे खासे मार्क्स निकाल देगा। इसको इग्नोर नहीं करना है, इसको कवर करना है, टू बी कवर्ड, ठीक है जी। अच्छा एक बात बताएं, आप में से कितने लोग प्लान बनाते हैं, कोई प्लान बनाते हैं आप लोग? हाँ, आप में से कितने लोग हैं जो अपना प्लान बनाते हैं, स्केड्यूल बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं डेट वाइज? ये सुनो में जवाब देंगे, ये सुनो में जवाब देंगे, करें, दैट्स गुड, दैट्स गुड, दैट्स गुड, बिल्कुल सही है, बेस्ट हो गया, बेस्ट हो गया, बेहतरीन हो गया। डेट वाइज ना करें चले, मगर डेट वाइज ज्यादा अच्छा हो जाता है, ठीक है। मगर आपके पास होना चाहिए प्लान कि मैं आज 13 नवंबर को कहाँ खड़ा हूँ, मुझे कहाँ होना चाहिए था, 15 नवंबर को मुझे कहाँ होना चाहिए, 20 नवंबर को मुझे कहाँ होना चाहिए, 27 नवंबर को मुझे कहाँ होना चाहिए, ठीक है। और बाद में मुझे आई कैप में होना चाहिए, जाहिर सी बात है। खैर, तो कहने का मतलब है कि प्लानिंग आपकी साथ साथ चलती रहनी चाहिए। मैंने कहा ये बात मैं आपसे करता रहूँ। तो अच्छा एक बात आपने नोट की कि मैंने बीएफडी एसटीएम एरिया भी कवर करने को बोल दिया आपको, और सीओजी एथिक्स और टैक्सेशन का एरिया भी बोल दिया, तो कोई चीज छोड़ के नहीं जानी है। और जो बार बार मैं फोकस कर रहा हूँ, क्वालिटेटिव कवरेज, क्वालिटेटिव कवरेज, क्वालिटी पे जाएं, एग्जाम सॉफ्टवेयर में सॉल्व करें और क्वालिटी पे जाएं, ठीक है। एमएसएडब्ल्यू की वर्कबुक पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, और फिर आईसीडब्ल्यू होना चाहिए, आईसीडब्ल्यू होना चाहिए, ठीक है। आर्ट वाइज भी किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, आप बहुत जबरदस्त, ठीक है जी। यहाँ तक बात समझ आई आपको? आगे बढ़े, तो हमने 2 एजेंडे निपटा दिए, कॉमन मिस्टेक से बात हो गई हमारी, और अप्रोच फॉर रिमेनिंग डेज से बात हो गई कि रिमेनिंग डेज में आपने कोशिश करनी है कि ये काम आप करके जाएं। अच्छा एक बात और, एक बात जनरल मैं करना चाहूंगा, देखिए एमएसडब्ल्यू का मिजाज समझें, आप इस बात को समझें कि हमारा पर्पज जो है ना यहाँ पे 2+2 4 बताना नहीं है। एक शिकायत बहुत बच्चों को आ रही है, क्योंकि मैं एमएसडब्ल्यू की भी क्वेरी रिजॉल्व कर रहा हूँ अलहमदुलिल्लाह। तो एक शिकायत आ रही है, शायद आपको आई है नहीं आई है, आप आईकैप के प्लेटफॉर्म में ये बैठ के बात करें, आई डोंट नो आईकैप बुरा तो नहीं मानेगा। कभी कभार ऐसा हो रहा है कि आईकैप के सजेस्टेड सोल्यूशन में आपको इख्तिलाफ होता है, ऐसा हुआ है किसी को? आईकैप के सजेस्टेड सोल्यूशन में मार्केट फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी सॉल्व हुआ है, मगर वो डिस्काउंटिंग वैक पे हो गई। एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको, ऐसा कभी हुआ है? या फ्री कैश फ्लो टू कंपनी पे काम हो रहा था मगर डिस्काउंटिंग के पे हो गई है, हाँ। या वो गियरिंग निकालते हुए उसने कभी जो है वो डेट के साथ इक्विटी ऐड करा, डेनोमिनेटर में डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी करा, कभी डेट अपॉन इक्विटी कर देता है यार, पता ही नहीं चलता, कभी बुक वैल्यू पे निकाल लेता है, कभी मार्केट वैल्यू पे निकाल लेता है। ये हो रहा है नहीं हो रहा? मैंने कहा ना ये सेशन का मकसद आज सिर्फ और सिर्फ आपकी कंफ्यूजन को और आपकी अटेम्प्ट बचाना मकसद है, ठीक है। क्योंकि काफी लोगों का डिस्काउंट रेट का भी मसला आ रहा है, बिल्कुल करंट लायबिलिटीज का इशू आ रहा है, कभी वो करंट लायबिलिटीज ऐड करा डेट में, कभी नहीं करा। ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा? ये मैं आपको जो मोटी मोटी बात बता रहा हूँ, जो मेरे जहन में, मतलब जो अभी मेरे जहन में आ रही, काफी क्वेरी इस तरह की आ रही होती है। अच्छा अब इसका हल क्या है? डेप्रीशिएशन का भी मसला है, कभी एडबैक हो रहा है, कभी नहीं हो रहा। माजिद बिल्कुल सही कहा आपने, गेयरिंग के फॉर्मूले में कंसिस्टेंसी नहीं है, बिल्कुल। अब इसका हल सुन लें यार, देखें इस पे मैं एक बात कर दूंगा, देखें आप परेशान नहीं होइएगा। जो मैं बात करने जा रहा हूँ ना उसका जवाब, जो सॉरी जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो इस बात से कनेक्टेड है, ठीक है। मैंने वहां पे आपको एक बात बोल दी है कि यार पहली बात तो आप ये ध्यान में रख लें कि ये होता है सजेस्टेड सोल्यूशन। क्या होता है ये? सजेस्टेड सोल्यूशन, यानी कि ये एक्चुअल सोल्यूशन नहीं होता। तो एक बात तो आप ध्यान में रख लें, जो आपने बीएफडी में मेरे साथ जो जहां से भी आपने पढ़ा है बीएफडी में, आपने इतनी मेहनत की, आपका पेपर पास है ना यार, तो जो आपके बीएफडी के कॉन्सेप्ट है आप वो फॉलो करें यहाँ पे, पहली बात, ठीक है। ये आप, मतलब मैं आपको कैटेगोरिकली कह रहा हूँ, सीरियसली बोल रहा हूँ कि आप परेशान नहीं होइएगा, आपके कौन से बेस्ट है। और मैं आपको सीरियस बताऊँ आपके कौन से अच्छे हैं, जब भी आप एमएससी2 के लेवल पे बैठे हैं यार, आप एमएससी2 की सीट पे बैठ ही नहीं सकते थे अगर आपका बीएफडी नहीं स्ट्रांग होता। एग्जामिनर बीएफडी का पेपर ऐसा बनाता है, अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं है आपको रोक लेता है। तो आपको मैं गारंटी, अच्छा मेजोरिटी केस में ऐसा होता है, पता है आपको, मेजोरिटी केस में बच्चा सही होता है, पता, बच्चा सही होता है, बच्चा कहता है सर मैंने ये ट्रीटमेंट किया, कहता आपने सही किया। मेजोरिटी केस में इंटेंजिबल एसेट का मसला आ रहा है, इंटेंजिबल एसेट हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, इंटेंजिबल एसेट एक्सक्लूड होना चाहिए, ऐसा कभी हुआ है? एक आध सवाल में ऐसा भी हुआ है कि इंटेंजिबल एसेट आई कैप के सोल्यूशन में ऐड हो गया?
मुझे अटेम्प्ट याद नहीं आ रही है, ऑब्वियसली मुख्तलिफ अटेम्प्ट में हुआ है, मगर ये इंटेंजिबल एसेट का भी मसला आ गया कि सर बिजनेस वैल्यूएशन में आपने इतना जोर दे के बोला था कि जो है ना क्या कहते हैं इंटेंजिबल एसेट माइनस करो करो, एक्सक्लूड किया करो, नहीं लिया करो, और जब तक वो ब्रांड गुडविल वगैरह तो खास तौर पे नहीं लेनी होती, वो उसने गुडविल ऐड कर दी। तो इस तरह के इशू हाँ है, मगर अब मैंने आपको क्या कहा कि हाँ मैं वही बताने जा रहा हूँ कि आपने पहले तो ये ध्यान में रख लिया। दूसरा यार इस बात को समझें कि ये पेपर ना कैलकुलेशन ओरिएंटेड नहीं है। देखें इस जो पेपर का जो फ्लेवर है ना वो कैलकुलेशन ओरिएंटेड नहीं है। इस पेपर का फ्लेवर है थ्योरेटिकल ओरिएंटेड, यानी कि इसमें बीएफडी का भी ज्यादातर एरिया थ्योरेटिकल आता है। यानी कि बीएफडी में भी वो ज्यादा जो बातें करता है ना वो ये करता है कि भाई वैल्यूएशन को क्रिटिकली एनालाइज करो कि वैल्यूएशन से फायदा क्या हुआ, हाँ इस कंपनी को फायदा क्या हुआ, ये इसके बाद सॉल्यूशन ये क्या कहते हैं मर्जर के लिए इसका पैसा कहाँ से आएगा, वो हेजिंग के लिए क्या कौन सी टेक्निक यूज करे, कौन सी सजेस्टेड टेक्निक। तो आप देख रहे हैं वो किस पे फोकस कर रहा है ज्यादा, हाँ नैरेटिव फॉर्म पे कर रहा है। बिल्कुल सही कहा हसन रजा। क्या हसन रजा आप वही है जो हैदराबाद से ताल्लुक रखते हैं, हमारे पुराने स्टूडेंट? नाम देख के मुझे पता नहीं कुछ लग रहा है, याद आ रहा है हसन रजा। आर यू फ्रॉम हैदराबाद? नहीं, अच्छा चलें ठीक है। अच्छा तो मैं क्या कह रहा था, थ्योरेटिकल एरिया। तो थ्योरेटिकल एरिया इसका मतलब है एग्जामिनर का जो फोकस है ना यार, आप इस बात को समझे, वो थ्योरेटिकल एरिया पे आपका जो फोकस होना चाहिए वो थ्योरी पे होना चाहिए। देखें गेरिंग का फॉर्मूला अगर अलग अलग भी है ना तो आप टेंशन ना लें, मेन चीज ये कि आप कमेंट कैसे कर रहे हैं। अगर आपने फॉर्मूला गलत लगा भी दिया कोई बात नहीं, डेट अपॉन इक्विटी लगाना था डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी लगा दिया, गलत तो नहीं है, मैं इस बात को डिफरेंट लगा दिया। तो अगर आपका एग्जामिनर से डिफरेंट ट्रीटमेंट जा भी रहा है ना तो आप इस बात को समझें कैलकुलेशन के इतने मार्क्स है ही नहीं। बीएफडी और एसपीएम स्टूडेंट है माशाल्लाह, थैंक यू हसन रजा। तो आपने बीएफडी भी हमसे पढ़ा है, एसपीएम भी पढ़ा है, एमएसए 2 निकालें यार ताकि अच्छा हो जाए। तो मैं ये कहूंगा कि यार आप इस बात पे फोकस करें कि कैलकुलेशन के मार्क्स इतने पेपर में है भी नहीं इतने यार। तो अगर कैलकुलेशन में कुछ ऊंच नीच हो भी जाती है एग्जामिनर की तरफ से हो या आपकी तरफ से हो तो यार वो इतना बड़ा नुकसान नहीं है। नुकसान वहां ज्यादा है, नुकसान वहां ज्यादा है। कहाँ ज्यादा है, कहाँ ज्यादा है? जहां आप थ्योरी गलत लिखोगे। ठीक है, बात समझ आ रही है? ठीक है। अच्छा एक मिनट, ये अजान हो रही है, मैं एक मिनट के लिए रुक रहा हूँ, फिर हम कंटिन्यू करें। एक मिनट रुकेंगे। इसमें देखो बात आपको नजर आए तो नोट भी कर लेना ये अप्रोच को प्लीज, इसमें नोट कर लेना। मैं अजान के बाद बात करता हूँ। अच्छा जी, तो मैंने कहा ये बात मैं रास्ते में करता चलूँ कि यार ये स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं, तो भाई परेशान ना हो, बिल्कुल आपकी परेशानी वैसे तो जायज़ है, मगर आप इस बात को समझें कि थ्योरेटिकल एस्पेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, एक मैं बस छोटी सी बात करके बात को आगे बढ़ाऊंगा। आईसीडब्ल्यू का एक सवाल में ऐसा भी हुआ, मैंने क्लास में जब अपने सेशन में करवाया है एमएससी 2 के, जो लोग एमएससी 2 मुझसे पढ़ रहे होंगे उन्होंने देखा होगा, उसमें उसने एक सवाल में, आप यकीन करें गेयरिंग पता है कितनी दफ़ा निकलवाई है? एक ही सवाल में गेयरिंग निकालने के लिए उसने 4 फॉर्मूले यूज़ किए। यानी कि उसने पहले गेयरिंग निकाली बुक वैल्यू पे, फिर गेयरिंग निकाली मार्केट वैल्यू। जब बुक वैल्यू में भी इसमें 2 फॉर्मूले यूज़ किए, एक डेट अपॉन इक्विटी यूज़ किया और फिर एक जगह यूज़ किया डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी। फिर मार्केट वैल्यू भी 2 दफ़ा निकलवाई, यानी कि डेट अपॉन इक्विटी पे निकलवाई फिर डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी पे। अब आप देखें सिर्फ 4 दफ़ा निकलवाई। पेपर में मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता ना, एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट करता है। ठीक है, एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट करता है कि यार आपका जो थ्योरी साइड है ना, जो एनालिटिकल साइड है, जो एनालिटिकल साइड है, जो नैरेटिव साइड है, वो स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है। अच्छा एक बात बात इसमें लास्ट में और कर दूं, क्योंकि देखिए अगेन मैंने आपको कहा ना आज का सेशन सिर्फ मैं तजुर्बा शेयर करना चाह रहा हूँ आपसे। ठीक है कि यार ये तजुर्बा किसी तरीके से आपके काम आ जाए। एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट वो आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि एक जो चूंकि मेजोरिटी आज पढ़ रहे वाले स्टूडेंट है हमारे पास सेशन में लाइव में, उनके लिए खास तौर पर ये बात बहुत बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। देखें पास में ऐसा होता रहा है, एसपीएम के लिए भी मैं बात करूं तो ऐसा होता रहा है कि हम ना जब रेशियो निकालते थे
तो हमारी रेशियोज में दो काम होते हैं, एक रेशियो में कैलकुलेशन होती है, मतलब रेशियो की कंप्यूटेशन होती है, और फिर उसकी कमेंटिंग होती है, ऐसा ही उसकी कमेंट्री होती है। आपको ये जान के हैरानगी होगी, आपको ये जान के हैरानगी होगी, पता नहीं आपने ये देखा ही नहीं देखा, ये शायद आपको हुई होगी हैरानगी, वो ये हुई होगी कि कमेंट्री पे एग्जामिनर ने बहुत ज्यादा काम किया हुआ और कैलकुलेशन शो भी नहीं की हुई। मैं आपको सीरियस बता रहा हूँ, कुछ केसेस में कैलकुलेशन शो भी नहीं हुई हुई, या ओनली रेशियोज वर शोन, कैलकुलेशन वर नॉट शोन। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात समझ रहे हैं? रेशियो कैलकुलेट कैसे हुआ? इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला क्या है? एवरेज इन्वेंट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री टाइम्स में आता है, और अगर डेज में चाहिए तो एवरेज इन्वेंट्री डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ सेल इनटू 365। एवरेज इन्वेंट्री होती है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। मेरा तो एरिया कैलकुलेशन वाला है ही, मतलब फेवरेट हमेशा बचपन से। थ्योरी भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कुछ सालों से पढ़ानी शुरू कर दी, तो अल्लाह का शुक्र है, इस पर भी हाथ सेट हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि भाई मुझे तो बहुत मजा आता है कैलकुलेशन करने में, मगर आपको जान के हैरानगी नहीं हुई कि उसने कैलकुलेशन शो ही नहीं की सोल्यूशन में? यानी कि वो क्या इंप्रेशन देना चाह रहा है? वो ये इंप्रेशन देना चाह रहा है कि कंप्यूटेशन तो यार आप बचपन से करते आ रहे हो, कंप्यूटेशन मेरे लिए काम की है ही नहीं। मेरे लिए जो काम की चीज़ है वो है कमेंट्री। आपको ये डाइजेस्ट करनी पड़ेगी बात कि यार MSA 2 में अगर आप कैलकुलेशन को अच्छा करके समझ तो पेपर पास हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं करनी, मैं कहूँगा कैलकुलेशन करनी चाहिए, मगर आपका फोकस कमेंट्री पे होना चाहिए। ये बात मैं इस वजह से कर रहा हूँ इतनी सारी, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत सारी जगहों में आया है कि एग्जामिनर कुछ और कर रहे हैं, हम कुछ और कर रहे हैं, तो वो कैलकुलेशन में मसला है। थ्योरी साइड पे आप जाएंगे तो आप भी अलाइन होंगे, एग्जामिनर भी अलाइन होगा, क्योंकि थ्योरी जो कमेंटिंग उसने की होगी वो सिनेरियो के हिसाब से की होगी। मैं आसान लफ्जों में समझाना चाह रहा हूँ कि अगर रेशो का सवाल आ गया तो आप खाली रेशो देख के, रेशो लिख के, डायरेक्ट रेशो लिख के भी काम चला सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कि आप रेशो की वर्किंग शो करें, क्योंकि शायद उसने रेशो की वर्किंग के मार्क्स ही नहीं रखे होंगे। अगेन ये बातें इसलिए बतानी जरूरी है कि कल को अगर लेट से रेशो का 8 मार्क का सवाल आ गया और आपने रेशो की कैलकुलेशन में ही उसके टाइम लगा दिया, 15 मिनट लगा दिए, तो आपके पास कमेंट्री का टाइम नहीं बचेगा। तो बच्चा करता क्या है कि जब वो कैलकुलेशन में ज्यादा टाइम लग जाता है तो यहाँ कॉम्प्रोमाइज कर जाता है, ये कॉम्प्रोमाइज कर जाता है। नहीं नहीं नहीं, आप समझे एग्जामिनर क्या कर रहा है? एग्जामिनर तो कैलकुलेशन को कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, एग्जामिनर तो वर्किंग को कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। मैं आपको ये बातें बड़ी अजीब सी बोल रहा हूँ, आप मेरी BFD की क्लास में होते हैं तो मैं आपको क्या कहता हूँ, क्या वर्किंग शो करें? पता है ना ये बात, मैं हमेशा कहता हूँ कैलकुलेशन शो होनी चाहिए, वर्किंग शो होनी चाहिए, वर्किंग आपको बचाती है। ये मेरा डायलॉग होता है BFD की क्लास पर, ठीक है? हमेशा मैं कहता हूँ स्टेप्स दिखाया करो, नॉर्मल लेक्चर में भी कहता हूँ, बाद में कोई वर्कशॉप टाइप का तो उसमें भी कहता हूँ। मगर आज मैं आपसे MSA 2 में क्या कह रहा हूँ, मैं वही BFD एरिया की बात कर रहा हूँ, मगर आज मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपकी कॉम्प्रोमाइज जो है ना वो कमेंट्री नहीं होनी चाहिए। भले कैलकुलेशन कॉम्प्रोमाइज हो जाए, मैं खुद कह रहा हूँ कि कैलकुलेशन कॉम्प्रोमाइज हो जाए, नहीं शो। मैं ये नहीं कह रहा गलत कैलकुलेशन कर लो, खुदा ना खास्ता ये बात नहीं हो रही, बात ये हो रही है कि आप कैलकुलेटर पे डायरेक्ट सॉल्व कर लो, आप ना शो करो, मगर आपकी ये साइड कॉम्प्रोमाइज हो गई ना तो फिर नुकसान हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? नहीं माजिद, डोंट टेक मी रॉन्ग, रेशियो कैलकुलेट करना, उसमें मैं ये नहीं कह रहा कि गलत कैलकुलेट कर लो, मैं कह रहा हूँ वर्किंग शो नहीं करना। मैं कह रहा हूँ ये शो ना करो कि तुमने एवरेज इन्वेंट्री के लिए ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 किया है। मैं ये नहीं, मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ तुम डायरेक्ट वो दिखा दो, क्या कहते हैं, आंसर दिखा दो। इज इट फाइन? यस। इज दिस फाइन? यस, इट इज फाइन। बट इट इज नॉट फाइन टू इन्वेस्ट हैवी टाइम इन योर कैलकुलेशन एंड गिव वेरी लेस अमाउंट टू कमेंट्री ना। ठीक है, अच्छा आगे चले। हाँ, इंक्रीज डिग्री शो करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, डायरेक्ट कैलकुलेटर का सहारा लेके कमेंट्री को तगड़ा करें, क्योंकि कैलकुलेशन में आप इतने लेवल पे आ गए हो, आपकी कैलकुलेशन गलत हो ही नहीं सकती, मैं समझता हूँ। ठीक है ना? अच्छा, एक सवाल है, इनलाइन मॉड्यूल में हाउ मच वर्किंग शुड बी शोन? हाँ, अच्छा इसका आसान हल ये है, उस्मान, के जो वर्किंग आप एक्सेल में करते हो उसको कॉपी पेस्ट कर दो यार, कोई मसला थोड़ी। अगर आपने एक्सेल में एक वर्किंग कर ली है तो आप उसको जो है वो कर लो। अच्छा, फॉर्मूला, बिल्कुल बिल्कुल, आप डायरेक्ट फॉर्मूला, अगर आपका टाइम नहीं है, EC275CN आपका नाम आ रहा है, अगर आपका टाइम नहीं है तो बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हो कि आप डायरेक्ट डायरेक्ट फॉर्मूला शो किए बगैर आंसर लिख दो, बिल्कुल। क्योंकि देखिए अब आप समझे, आप बड़े हो गए हैं यार, अब आप चार्टेड अकाउंटेंट बनने जा रहे हैं, आप करीब हैं MSA 2 का, मतलब आप क्वालिफिकेशन के दरवाजे पे खड़े हैं यार। अब वो आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता आप क्लेरिकल काम करेंगे, अब आप 2+2 4 FAR 1 वाले बच्चे की इतना वर्किंग शो करें और फॉर्मूला शो करें और काम करें, नहीं भाई नहीं, यू आर ग्रोन अप पर्सन यार। अब आप बस डिग्री लेने जा रहे हो, आप, और डिग्री कह रहा हूँ सॉरी, आप लाइसेंस लेने जा रहे हो यार, चार्टेड अकाउंटेंसी इज अ लाइसेंस। ठीक है, तो आप बिल्कुल, आप अपने आप को समझो कि नहीं यार, मतलब मेरा लेवल अब वो क्लेरिकल काम से बहुत बार आ गया। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं, हमारा एजेंडा क्या था भैया? अच्छा, BFD और PM के एरियाज कौन से हाईली फोकस्ड है, इस पर मैं बात कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने कहा ना MSA 2 का एक माइंडसेट है, जब आपको ये माइंडसेट समझ आ जाएगा ना तो पेपर निकालना आसान हो जाएगा। आप उस माइंडसेट को समझने की कोशिश कर लो कि एग्जामिनर चाह क्या रहा है। एग्जामिनर चाह रहा है कि यार तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे हो ना,
तो प्रैक्टिकल सिनेरियो जो बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, जो बड़े लेंदी होते हैं, जो 2+2 4 जैसे नहीं होते, वहां पे आप अपना थॉट क्या लगोगे, वो आपकी सोच चेक कर रहा है। जिस दिन आपकी सोच अच्छी हो गई ना, MSA 2 के लिए पेपर निकालना आपके लिए मसला ही नहीं। ये सारा गेम सोच का है, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, आ जाओ जी, किस पे आ जाओ, BFD परफॉर्मेंस एरिया। अच्छा यार, BFD के एरिया जो लोग छोड़ के जा रहे हैं ना, उनसे मेरी गुजारिश है ऐसा ना करें। BFD के कुछ एरियाज को, सोर्स ऑफ फाइनेंस का एरिया, इस पे सवाल हर दूसरी तीसरे टाइम में आता है। सोर्स ऑफ फाइनेंस मतलब डेट पे फाइनेंस करें, इक्विटी से फाइनेंस करें, मर्जर एंड टेक ओवर्स, 99% चांस है कि उस पर कोई सिनेरियो बन जाएगा। अक्सर वो कहीं ना कहीं इसको लिंक कर देता है। इसके अलावा मैं अगर आपको बताऊं, मर्जर इक्वेशन, बिजनेस वैल्यूएशन पे काफी काम करना होता है। अगेन थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये तो वो बातें हैं जो मैं समझता हूँ जिसको आपने सोच वो छोड़ना ही नहीं है। वैक का एरिया, ठीक है, अच्छा इसको तो कोई कॉम्प्रोमाइज ही नहीं है। अब अदर एरियाज पे आते हैं जिसपे थोड़ा कम फोकस होता है, मगर आ सकता है। वर्किंग कैपिटल का एरिया, क्योंकि वर्किंग कैपिटल जब लास्ट टाइम आया था तो एग्जामिनर ने कहा था लोगों ने इस पे अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी। इसके अलावा एक एरिया फॉरेक्स का, फॉरेक्स भी ज्यादा अच्छा सवाल नहीं बना, मगर बन सकता है क्योंकि ICW में इसका सवाल बनता रहता है फॉरेक्स पे। इसीलिए मैंने इंटरेस्ट रेट हेजिंग भी अपने नॉर्मल लेक्चर में कवर करा दी थी। हेजिंग, नॉर्मल हेजिंग भी मैंने इसमें कवर करा दी थी। फॉरेक्स को सही तरह देख के जाएं। हाँ, ये एरिया भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, जो क्या नाम है आपका, अल्लाह भला करे, APB। इस पे भी बहुत अर्से पहले सवाल बना था, एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू, एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू, इसको भी देख के जाइएगा। एक एरिया लीजो बोरो का, ये BFD में नहीं आ रहा, मगर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ आ सकता है क्योंकि ये फाइनेंसिंग ऑप्शन में होता है, लीजो बोरो, ठीक है। तो अगेन मैंने एक लाइन बनाने का मकसद ये था कि यार ये टॉप प्रायोरिटी के टॉपिक्स हैं। वैसे तो हर चीज होनी चाहिए, मगर ये भी आना चाहिए। इन्वेस्टर बेजल APV बिल्कुल यहाँ पे आ गया। इन्वेस्टर बेजल क्योंकि बहुत बेसिक है ना, मतलब वो हर बच्चे को आता है, बच्चे बच्चे को आता है। वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग, वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग बिल्कुल आ सकता है। वो इसमें सोर्स ऑफ फाइनेंस में आप इसको समझ लें, सोर्स ऑफ फाइनेंस में ये सारी चीजें आ गई। शॉर्ट टर्म फाइनेंस, लॉन्ग टर्म फाइनेंस, वेंचर कैपिटल, और वो टी बिल वगैरह की बातें भी लिमिटेड आ सकती हैं। बाकी ज्यादा इसमें जो एरिया फाइनेंशियल रिस्क, गियरिंग, EPS, इंटरेस्ट कवर, डिविडेंड कवर, वो सारी बातें आपके जहन में होनी चाहिए। लीजो बोरो आया हुआ है, हाँ लीजो बोरो एक दफा आया हुआ है, सही कह रहे हैं अहमद मुनीर है। तो इसलिए वो भरोसा नहीं कर, सेंसिटिव एनालिसिस को भी ऐड करें। सेंसिटिव एनालिसिस भी एक अच्छा टॉपिक है, ठीक है। मर्जर टेक ओवर ऊपर मैं लिख चुका हूँ। सेंसिटिव बिल्कुल, सलमान नहीं भी आपने बहुत अच्छा याद दिलाया, यस वेरी गुड, थैंक यू। इसके अलावा जो दूसरे टॉपिक्स हैं, अगेन देखें, उनमें मैं वो नहीं करता, एसेट रिप्लेसमेंट को आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अदर टॉपिक जो है जितने भी है मैं आपको बताऊंगा, अदर्स, रेस्ट ऑफ द BFD, ठीक है। अच्छा, परफॉर्मेंस मेजरमेंट में भी मैं कहूंगा कि यार अगेन जो मैंने बात करनी थी वो मैंने पहले कर दी, कि रेशियो खुदारा ये ना हो कि यार कैलकुलेशन करके आप समझें कि मैंने तो बहुत तीर मार लिया, मैं तो बहुत आगे आ गया, मैं तो मार्क्स स्कोर कर लिए, मेरा तो सवाल बेहतरीन हो गया। नहीं, खाली रेशियोज की कैलकुलेशन की बेस पे अगर आपको लग रहा है ये आपकी गलत फहमी है, गलत फहमी है आप, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल सेंचुरी एनालिसिस बिल्कुल एक आधा बार शायद ICW में, ICAP में आ चुका है मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है, या BFD में कहीं सवाल देखा था हमने। अच्छा, अब आ जाते हैं जरा, क्या कहते हैं, अल्लाह भला करे, ये नोट कर रहे हैं एरियाज आप लोग, भाई ये नोट कर लें एरियाज, देखें प्लीज, ये एरियाज नोट कर लें। PM परफॉर्मेंस मेजरमेंट में नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजरमेंट पे ज्यादा फोकस करें, ठीक है। इसको नोट करें प्लीज, मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ, जल्दी नोट करें, क्विकली क्विकली नोट करेंगे यार प्लीज। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम सॉफ्टवेयर पे। अच्छा जी, ईमानदारी से बताएं, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने एग्जाम सॉफ्टवेयर पे प्रैक्टिस अभी तक स्टार्ट नहीं की है? यस और नो में जवाब दें। अगर किसी ने नहीं किए तो वो यस कर दे, बाकी कोई यस ना करे। या ये आसान कर लेते हैं, चलें, जिन्होंने कर लिए एग्जाम पे प्रैक्टिस अच्छी खासी, वो यस कर दें, जिन्होंने नहीं की अभी तक वो नो कर दें। हम्म, कर दिए, स्टार्ट नहीं की, ओ माय गॉड, कर दिए, दैट्स गुड, दैट्स गुड, दैट्स गुड, ठीक है, बेस्ट हो गया। अच्छा, सॉफ्टवेयर के बारे में मैं एक बात करता चलूँ, देखें सॉफ्टवेयर का यूज़ वैसे तो हमने भी अपने सेशन में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जगहों में सॉफ्टवेयर का यूज़ करना सिखाया है, ठीक है। बट ये है कि फिर भी मैं कुछ बातें आपसे शेयर कर दूं तो थोड़ा सा आपको आसानी हो जाएगी। देखें, एक बात तो ये ध्यान में रखें कि अब जो जितना भी अभी, अब एक तो बात आज से देखें, आज 13 नवंबर से लेके जो पेपर का दिन है सॉरी 3 वीक्स, इसमें तो आपने जितनी प्रैक्टिस करनी है वो सॉफ्टवेयर पे ही करनी है, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। जो सॉफ्टवेयर पे प्रैक्टिस करते हुए ना, आप को मैं ये कहूँगा कि आप अपने आंसर को सेव सेव करें, अपने आंसर को। हाँ, क्या आप लोग अपने आंसर को सेव कर रहे हैं? बताएं, क्योंकि ये जो सारा काम है इसमें आंसर सेव होना जरूरी है ना, वरना चेक कैसे होगा। सेव कर रहे हैं आंसर या नहीं कर रहे? हाँ,
नहीं सेव करें यार, नहीं 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 नहीं, सेव नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। सेव करने का तरीका सुन लें कि सॉल्व योर आंसर इन सॉफ्टवेयर। हाँ बिल्कुल, बताता हूँ मैं माजिद कैसे सेव करते हैं। हाउ टू सेव योर आंसर, बहुत बेसिक तरीका है यार। सॉल्व इन योर सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर विंडो में सॉल्व करें। टेक स्क्रीनशॉट, पेस्ट इन एमएस वर्ड, और फिर क्रॉप अनवांटेड एरिया, अनवांटेड एरिया को क्रॉप करते हैं, सिंपल सिंपल। और फिर ये आपकी जो वर्ड की फाइल है सेव हो जाएगी। ठीक है ना कामिल, बात समझ आ रही है? अच्छा, इस पे मैं एक और बात भी करना चाहता हूँ, इसको नोट करें जरा अगर कोई करना चाहे तो। एक्सेल should be used only when needed, otherwise use calculator। भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझाता हूँ क्या कह रहा हूँ, चलिए लिख लो, मैं बताता हूँ क्या कह रहा हूँ। क्रॉप जरूर करें, क्रॉप जरूर करें ताकि वो अनवांटेड साइड में हो जाए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ क्या कह रहा हूँ। क्या लिखा है जी, जरा गौर से देखिएगा। मैंने कहा है कि एक्सेल शुड ओनली बी यूज व्हेन नीडेड। क्या मतलब हुआ इसका? कि यार जरूरी नहीं है, वाजिब नहीं हो गया कि मुझे एक्सेल यूज करना है। एक्सेल यूज करने के कोई मार्क्स थोड़ी है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि यार आपने मिसाल के तौर पे एक वर्किंग करनी है छोटी सी, ठीक है ना, एक रेशो कैलकुलेट करना है। तो जरूरी थोड़ी है रेशो कैलकुलेट आप एक्सेल पे ही करें, कैलकुलेटर भी तो कर सकते हैं। आगे मैंने क्या लिखा कि अदरवाइज कैलकुलेटर कैन ऑल्सो बी यूज इन स्मॉल कैलकुलेशन। मेरा तजुर्बा ये कहता है कि बीएफडी में तो चले, जाहिर सी बात है, समझ आ रहा है कि बीएफडी में ज्यादा हमें काम करना होता है। बीएफडी की C5 4 की बात कर रहा हूँ मैं, MSA 2 का बीएफडी की बात नहीं कर रहा। मगर जैसे मैंने आपको बताया कि MSA 2 लेवल पे इतनी कैलकुलेशन नहीं पूछ रहा यार, ज्यादातर भारी भारी कैलकुलेशन नहीं पूछ रहा। तो कोई जरूरी नहीं है, जबरदस्ती नहीं है। आप चाहें तो यार डायरेक्ट अपना मतलब जो मेन स्क्रीन है आंसर की उसी को बड़ा करें और उसी में ही डायरेक्ट टाइप कर दें और कैलकुलेटर पे कर लें। मैंने तो अभी आपको कहा कि आपको मैंने इतनी लिबर्टी दे दी है कि आप चाहें तो अनवांटेड वर्किंग रिमूव कर सकते हैं। अनवांटेड वर्किंग समझते हैं? मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ, देखें मेरी बात को गलत नहीं लीजिएगा, पता चला आप गलत बात समझ लें। मैं हरगिज ये नहीं कह रहा हूँ, पीछे जो मैंने बात की कि आप वर्किंग पे आप गलत फिगर कैलकुलेट करके आगे बढ़ जाएं, मेरा हमेशा हरगिज ये मतलब नहीं है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर आप एक फिगर कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो आप उसके स्टेप्स कम शो करके अपना टाइम इन्वेस्ट करें थ्योरी पे। तो अब चूंकि आप कैलकुलेशन पे ज्यादा टाइम नहीं इन्वेस्ट करें तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि कैलकुलेशन के लिए फिर एक्सेल शायद आपको जरूरत ही ना पड़े। आप अपना कैलकुलेटर पे सॉल्व करें और उसको अपने आंसर में लिख दें। मेरी बात समझ आ रही है? बिल्कुल, काम आगे टाइम आपको सेव करना होगा। ये बात आपको आज नहीं तो कल ये आपको एहसास होगा कि टाइम वहां पे बहुत तेजी से भागता है। आप अभी ईयरली पेपर, टेम वाइज पेपर तो सॉल्व करें। अच्छा, एक चीज रह गई थी यार, ये जो रिमेनिंग टाइम है ना, इसमें एक काम रह गया था, सॉरी मैं यहाँ बताना भूल गया। ये रिमेनिंग टाइम में आपने एक काम और करना है प्लीज यार, ये मेरे जहन से निकलना निकल जाए यार। ये जो रिमेनिंग रिमेनिंग डेज है ना हमारे, सॉरी रिमेनिंग स्टूडेंट लिख दिया था मैंने। इसमें एक काम आपने और करना है जो मैं अक्सर बीएफडी में भी कहता हूँ, एसपी में भी कहता हूँ, भैया ये की है। जिसने ये काम अच्छा कर लिया ना उसके चांसेस बहुत अच्छे हो जाएंगे। सॉल्व 3 to 4 कंप्लीट पेपर्स, कंप्लीट MSA 2 पेपर्स इन सॉफ्टवेयर, ठीक है, कंसिडरिंग कंसिडरिंग टाइम कॉन्स्टेंट्स, टाइम लिमिटेशन के साथ एक साथ बैठ के। भाई बहुत मुश्किल बात कर दी, 4 घंटे एक साथ कौन निकालेगा?
तो पेपर पास करने के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ता है, ये तो छोटी बात है। नहीं सर हमें छुट्टियां नहीं मिल रही हैं, तो हम क्या करें भाई, आपका सैटरडे संडे तो है ना, तो अभी भी आपके पास 6 सैटरडे संडे हैं, आपको पता है ये बात। आज के दिन से भी अगर कोई काम करे, मैं आपको गिन के बता सकता हूँ उंगलियों पे, आपके पास 6 सैटरडे संडे हैं यार। मैं आपसे कितने पेपर मांग रहा हूँ, 4 पेपर तो मांग रहा हूँ करने को यार। तो 4 पेपर का मतलब है कि अगर एक सैटरडे संडे में, अब एक सैटरडे को एक पेपर होता है, संडे को एक पेपर होता है, तो सॉल्व करने का मतलब ये नहीं है, सॉल्व करने का मतलब वही है कि क्वालिटेटिव सॉल्व करना है, कंपेयर, अपने आप को मार्क्स भी देने हैं, चेक योर आंसर्स एंड मेक मिस्टेक लॉग। मैं ज्यादा डिटेल बात नहीं करूंगा, मैं इस पर ऑलरेडी बात कर चुका हूँ कि मिस्टेक लॉग कैसे बनाना चाहिए। ठीक है, 4 अटेम्प्ट मैं आपसे कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई आपने टाइम बाउंड होके आई कैप लेवल का सॉल्व करना है, ऐसे ब्लू ना सॉल्व करें, आई कैप कर लें। ठीक है, चले खाली संडे भी है तो यार संडे को भी अगर आप लगते हो, 3 संडे हैं भाई, 3 पेपर तो आराम से हो सकते हैं। अगर सैटरडे भी किसी का कोई ऑन है, कोई ऐसी जगह काम कर रहा है, फर्म को तो मना कर दें, फर्म को बोले भाईजान पढ़ने दें। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ। ये चीज मैं उस वक्त मिस कर गया था, ये आपने नहीं छोड़नी है। अच्छा, एग्जाम सॉफ्टवेयर में मैं एक और बात करने जा रहा था, एक तो मैंने ये बात कर ली कि भाई कैलकुलेटर से काम हो सकता है, दूसरा ये कि यार आप ये क्या कहते हैं, ये इसमें शॉर्टकट कुछ नहीं चले तो परेशान नहीं होइएगा। मैंने भी यूज किया है, मेरे हिसाब से थ्योरेटिकल काम के लिए ये सॉफ्टवेयर बुरा नहीं है। जब भी आप देखें आई कैप ने कॉर्पोरेट लॉ को पहले एक सॉफ्टवेयर बेस किया है, सही है ना, कॉर्पोरेट लॉ को पहले किया, बीएफडी को नहीं किया, क्योंकि बीएफडी में कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन में मुझे पता है मसला हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेजी हो रहे हैं, लेजी तो नहीं कहना चाहिए, टाइम वेस्ट बहुत हो रहा है उसमें। ठीक है, मगर पॉइंट ये है कि एमएसए2 लेवल पे मैं समझता हूँ सॉफ्टवेयर इतना बुरा नहीं है। आप अगर डायरेक्ट सॉफ्टवेयर को पेपर में देखने जाएंगे तो गड़बड़ है, अभी से आप 20-22 दिन सॉफ्टवेयर पे लगाएं, और जैसे मैंने आपको बात की कि आप अपने आप कॉल लें, बहुत सारी बातें आपको प्रैक्टिस समझ आएंगी। जैसे हम जब पहला सेशन ले रहे थे सॉफ्टवेयर में, हमें एक आइडिया हुआ, दूसरे सेशन में हमारी लर्निंग इंप्रूव हो गई, तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको इसमें की और लर्निंग मिलेंगी कि हाँ यार ठीक है, जरूरी नहीं है मैं कैलकुलेटर भी यूज कर सकता हूँ, हाँ यार जरूरी नहीं मैं डब्बा बनाऊँ, डब्बा मेरा ऑटोमेटिकली बन जाता है, हाँ यार जरूरी नहीं है कि मैं जो है ना ये वर्किंग शो करूँ। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है, ये बात समझ आ रही है, क्लियर हो रही है कुछ बातें आप लोगों को भाई? हम्म। अच्छा अब, तो अच्छा एक बात और यहाँ पे मैं ऐड करता चलूँ कि कुछ बात लास्ट अटेम्प्ट में थी कि सॉफ्टवेयर में ये इशू है, सॉफ्टवेयर में वो इशू है। देखें आप इस बात को समझ लें, सॉफ्टवेयर में अल्लाह का शुक्र है कि इतने इशू नहीं थे, क्योंकि लास्ट टाइम पासिंग परसेंटेज मैंने आपको बताया कितना था, आपको पता है लास्ट टाइम पासिंग परसेंटेज कितना था? कितना था, क्या बताया था मैंने? विंटर 22 में 46 था। कहाँ गया यार, समझ तेईस ये रहा, तो किसी में ही लिखा हुआ है 40, दिखाया था ना मैंने आपको, ये देखें 40। तो अगर सॉफ्टवेयर का कसूर होता, अगर सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम होता, और ये कह रहे हैं कि अभी भी बहुत ज़्यादा है, इट रिमेन्स एवरेज अबव द एवरेज ऑफ द लास्ट 5, पिछले 5 सेशन में मैं सोचता हूँ एवरेज 35 था, तो अबव एवरेज रिजल्ट आ रहा है। हालांकि सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट हो चुका था, हालांकि सॉफ्टवेयर बहुत देर में इंप्लीमेंट हुआ था, हालांकि देर में तो नहीं इंप्लीमेंट हुआ था, मगर बच्चों ने एक्सेप्ट देर से किया था, बहुत अनसर्टेनिटी थी कि सॉफ्टवेयर आएगा नहीं आएगा। तो आप इस नेगेटिव पॉइंट साइड को हटा देंगे यार, ये इशू होगा वो इशू का कोई इशू नहीं है यार। ये इतने सारे बच्चे माशाल्लाह पास हो गए ना, क्वालिफाई भी हुए, हमारे भी माशाल्लाह लास्ट टाइम कुछ तकरीबन 30 के करीब स्टूडेंट्स क्वालिफाई हुए माशाल्लाह, बाकी कुछ और भी थे जिन्होंने MSA2 पास किया। तो बिल्कुल। अच्छा अब ऐसा है कि 7:38 हो रहे हैं, एंड आई थिंक मेरा जो ये सेशन है वो एंड होने जा रहा है। अच्छा अब यार एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखें एक तो मैंने बात कर ली बहुत जनरल, ये आज का जो सेशन मैंने आपसे कंडक्ट किया ना, मैंने आपसे जो बात की है वो अपना तजुर्बा शेयर किया है इतनी सारी टीचिंग्स का, कॉमन मिस्टेक्स बताई मैंने आपको, अप्रोच बताई रिमेनिंग डेज में क्या होनी चाहिए, मिस्टेक लॉग कैसे बनता है वो बताया मैंने आपको, आई के सोल्यूशन को सॉल्व करते हुए क्या करना है, किस चीज़ पे फोकस ज़्यादा करना है, किस चीज़ को फोकस नहीं करना है, वो मैंने आपसे बात कर ली। ठीक है, रेशियोज को, सवालों को कैसे हैंडल करना है, रेशियो के सवाल को प्रेजेंट कैसे करना है, इस पर ज़्यादा बात की। BFD के इंपॉर्टेंट एरियाज कौन से हैं, एग्जाम सॉफ्टवेयर को कैसे लेके चलना है। ठीक है, और उसके बाद एक्सेल और कैलकुलेटर में अगर आपको चॉइस करनी पड़े तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। ठीक है, अब ये बातें तो हो गई बड़ी जनरलाइज, ठीक है, जो कि मैं समझता हूँ इंशाल्लाह आपको प्लान करने में आसानी होगी, आपकी अप्रोच में आसानी होगी, आपके MSCQ की तैयारी में आसानी होगी। अच्छा अब एक काम बड़ा इंपॉर्टेंट है जो सर फुरकान ने किया हुआ है, वो काम बड़ा जबरदस्त था। अच्छा अक्सर जब आप लिख रहे होते हैं, मेरे साथ तो ये ऐसा होता था, पता नहीं आपके साथ ऐसा होता ही नहीं होता, आप मुझे बताइएगा, जब आप लिख रहे होते हैं तो क्या आपको ये फीलिंग आती है कि यार ये तो मैं सही लिख रहा हूँ, ये तो गलत मैं लिख ही नहीं रहा? या मैं अगर आसान लफ्जों में बात करूँ कि जब आप लिख रहे होते हो तो आपको लग रहा होता है कि यार मेरे हिसाब से तो ये सही है,
मगर कभी कभार कुछ स्टूडेंट को ये वसवसा आता है कि यार पता नहीं एग्जामिनर के लिहाज से ये सही है भी या नहीं, पता नहीं एग्जामिनर इसको एक्सेप्ट करेगा भी नहीं करेगा, ये एक वसवसा आता है। अच्छा, कुछ लोग इस वजह से क्या करते हैं, कुछ लोग इस वजह से सोच में पड़ जाते हैं, कुछ लोग इस वजह से पेपर में रुक जाते हैं, कुछ लोग पेपर में इस वजह से एक ब्रेक लेते हैं, एक पॉज लेते हैं, कुछ लोग पेपर में इस वजह से परेशान हो जाते हैं, कुछ लोग इस वजह से पेपर में पैनिक हो जाते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है, वो आगे बढ़ते हैं। मगर मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूँ कि यार आपको पेपर में जाने से पहले ही पता होना चाहिए कि आपका आंसर अच्छा है या बुरा है। इसके लिए हमने एक काम तो पूरी सेशन किया, इस सेशन में तो बहुत ज़्यादा काम किया कि हमने स्टूडेंट्स को पहले से ही इंकरेज किया। हमने कहा भाई लास्ट वो मॉक होगा, वो तो होगा, मॉक हमारा कल है इंशाल्लाह MSA 2 का, जो हमारा अपना ST अकेडमी का मॉक है, वो हमने कहा वो तो लास्ट मंथ हो जाएगा, मगर हम बीच में टेस्ट और असाइनमेंट्स लेते रहे। और उसमें हमने क्या किया कि स्टूडेंट्स के आंसर की ड्राफ्टिंग चेक की, पूरे पूरे आंसर चेक किए सर फुरकान ने, और ड्राफ्टिंग चेक करने के बाद उन आंसर्स को हमने अपने लाइव सेशन में लोगों से शेयर भी किया कि देखें जी ये क्वेश्चन हमने आपको असाइनमेंट में दिया था, इसमें आपने देखें कि ये सवाल में जो है ना ये चीज़ें करनी थी। इन साहब ने जो भी था, मतलब नाम हाइड करके कह लें, हमने उनकी जो है ना क्वेश्चन को चेक किया और बताया ये मिस्टेक। अच्छा, मजे की बात, वो मिस्टेक हमने जब अप्लाई की तो पता चला बाकी जगहों में भी अप्लाई हो रही थी। तो अभी जो अगला सेशन शुरू होने जा रहा है सर फुरकान का, उसमें क्या होगा कि स्पेसिफिक आंसर्स के अंदर क्या क्या मिस्टेक्स हो रही हैं जो माइक्रो लेवल पे। एक तो देखिए मैक्रो लेवल पे मैंने आपसे बहुत सारी बातें कर ली कि MSA 2 मैक्रो लेवल पे कैसे मैनेज होना चाहिए, और आप एग्री करेंगे कि इसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो शायद अभी आप कंसिडर नहीं कर रहे थे। मेरे ख्याल से मिस्टेक लॉग कैसे बनाना है ये बहुत इंपॉर्टेंट आउटकम है। एग्जाम सॉफ्टवेयर में आप क्या चीज़ छोड़ सकते हो, क्या कॉल ले सकते हो, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। रेशियो एनालिसिस या कैलकुलेशन को आप कैसे कर सकते हो, या क्या चीज़ उसमें आपने ज़्यादा जिस पे फोकस करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पास पेपर के सोल्यूशन अगर गड़बड़ आ जाए तो क्या करना है मैंने आपको बता दिया, मगर स्पेसिफिक आंसर अगर कोई बात करें कि स्पेसिफिक रिटर्न ड्राफ्टिंग में क्या इशू आ रहा है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर हमारा पेपर तो अच्छा हुआ था, हमने लिखा भी बिल्कुल सही था, मगर हमारा पेपर पास नहीं हुआ। ऐसा हुआ है किसी के साथ? हाँ, कुछ लोग ऐसे, मेजोरिटी तो फर्स्ट अटेम्प्ट है, मगर मैं वैसे पूछ रहा हूँ क्या हम में से कोई ऐसा है जिसके साथ ऐसा हुआ हो? हाँ, बताएं, ऐसी कोई फीलिंग आई है? कि आपको लगा हो लास्ट अटेम्प्ट में हुआ था? तो अभी यार ये जो बात है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये पहली अटेम्प्ट वालों के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यार अगर आप अभी से इन गलतियों पे काबू पा लोगे ना, तो इंशाल्लाह हमें अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि हमारी अटेम्प्ट बच जाएगी। आप मेरी बात समझ रहे हैं, हमारी अटेम्प्ट बच जाएगी। तो ये जितनी बातें अभी हमारी हो रही हैं वो इस वजह से हो रही है कि यार हमारी किसी तरीके से अटेम्प्ट बच जाए। तो आप इस पे ज़रूर फोकस करिएगा कि कैसे हमने स्पेसिफिक आंसर को बेहतर बनाना है। हमने स्पेसिफिक आंसर, जब हम अपना आंसर ड्राफ्ट कर रहे होंगे, ड्राफ्टिंग के वक्त किन बातों को हमने कंसिडर करना है, किस बातों को हमने जो है वो कंसिडर करना है, और किस बातों को हमने छोड़ देना है। मेरी बात समझ रहे हैं? सर फुरकान हमें ज्वाइन करेंगे तो इस पे बहुत ज़्यादा बात होगी। बल्कि सर फुरकान आ गए हैं जी, माशाल्लाह ज़बरदस्त। सर फुरकान आपको मैंने अनम्यूट करा है, देखें आपके पास। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? इस्लाम, क्या हाल है सर? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है और सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू वेरी मच। कल सर फुरकान के घर में एक बहुत जैसे कहते हैं इवेंट भी था माशाल्लाह, जैसे कहते हैं ना, मगर उसके बावजूद फंक्शन भी चल रहे थे पिछले पूरे वीक में, मगर उसके बावजूद सर फुरकान ने कहा नहीं यार हम जो है सेशन को अटेंड करेंगे, और जो टाइम हमने कम्युनिकेट किया उसी टाइम पे वो करेंगे। सर फुरकान थैंक यू वेरी मच। अच्छा सर फुरकान, मैंने इस पे कुछ चीज़ों पे बात की है, ये स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा, जी और जी। हम 1.5 घंटे से सवा डेढ़ घंटे एक मिनट, एक मिनट सर, एक मिनट सर। जी जी। जी सर। हाँ, तो सर फुरकान ये मैंने कुछ एरिया से बात की है। अब मैंने जो है ना क्या कहते हैं, यही कहा है स्टूडेंट्स को कि अभी हम स्पेसिफिक आंसर स्क्रिप्ट को भी रिव्यू करेंगे, और जो मैं अपने जो हमारी आज डिस्कशन हुई थी कि आप बुक में से कुछ स्पेसिफिक चैप्टर बता देंगे कि कम से कम वो तो रीड हुए होने चाहिए, अगर किसी के नहीं हुए तो वो देख ले, तो उन सब चीज़ों को आप देखें। और बाकी मैंने स्टूडेंट्स को भी यही कहा है कि भाई ये सेशन आपने इसलिए लेना ज़रूरी है क्योंकि स्पेसिफिक सोल्यूशन के वक्त आपकी सोच ही होती है कि आप सही कर रहे हो, मगर ज़रूरी नहीं कि हमेशा वो सही हो रहा हो। तो क्या क्या गलतियाँ स्टूडेंट कर रहा होता है, तो उस पे जो है वो सरफुकान बात करेंगे, और एक ओवरऑल अप्रोच जो है। अच्छा सर, इसमें मजे की बात यह कि एक हमारा जो लेटेस्ट अभी पेपर हुआ था आई कैप का समर 23 का, तो जी उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने चेक किया थे कुछ आंसर, तो उसमें से मैं एक आंसर दिखाऊंगा और वो नजर आएगा कि किस तरह में लग रहा होता है कि नहीं हमने बिल्कुल सही किया है लेकिन बहुत सारी चीजें हम मिस कर देते हैं।
बिल्कुल। अच्छा सर, मैंने आपको होस्ट बना दिया है। यहाँ पे क्या नमाज का ब्रेक करना चाहेंगे 15 मिनट का, फिर कंटिन्यू करेंगे? जी इंशाल्लाह। जी जी बिल्कुल, 8 बजे हम ज्वाइन करते हैं फिर। तो स्टूडेंट्स, आपसे गुजारिश ये है कि आप नमाज पढ़ लें, हम भी नमाज पढ़ लेते हैं। 8 बजे सर फुरकान कंटिन्यू करेंगे। और देखिए, मैं वापस आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जिस तरह अभी आपको फर्स्ट हाफ बेनिफिशियल लगा है, मुझे उम्मीद है ये सेकंड हाफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर बहुत स्पेसिफिक माइक्रो लेवल पे बात होगी। ठीक है, मेरा नहीं ख्याल 2 घंटे इन्वेस्ट करने से कोई मुजायका है या पेपर करीब है। ठीक है, तो पढ़ाई की सारी बातें होंगी, 2 घंटे इन्वेस्ट होंगे। आप नमाज पढ़ लें और फिर हम इंशाल्लाह जो है ना 8 बजे इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है सर, फिर आप इसको जो है ना कंटिन्यू कर लीजिएगा।